दोस्तों, सोचो अगर एक दिन पूरी दुनिया का वेदर अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाए। कहीं आसमान से आग बरसने लगे तो कहीं पूरा समुंदर जम जाए। और सबसे डेंजरस बात, ये कोई नेचुरल डिजास्टर न हो, बल्कि किसी ने पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए वेदर ही वेपन बना दिया हो। कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से, जब पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका पिघलने लगता है और समुद्र का पानी का स्तर बढ़ने लगता है। चारों तरफ तूफान, टॉर्नेडो, फ्लड, सुनामी और बहुत ज्यादा सूखा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही होती है। बहुत सारे देश पानी में डूबकर तबाह हो जाते हैं और लाखों लोग मारे जाते हैं। कई जगहों पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि हीट वेव की वजह से भी लाखों लोग मरने लगते हैं। इसी वजह से दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स और साइंटिस्ट मिलकर पूरी दुनिया को एक करते हैं। फिर 17 देश मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे दुनिया के किसी भी जगह का वेदर कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए लाखों सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं जो स्पेस में भेजे जाते हैं और उन सबको एक स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। और इस सिस्टम का नाम होता है डच बॉय। सीन शिफ्ट होता है और हमें जाके लॉसन को दिखाया जाता है, जो एक सुपर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है और उसने ही डच बॉय सैटेलाइट सिस्टम को बनाने में सबसे बड़ा काम किया होता है। उसे व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, जहां उसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है, क्योंकि जाके ऊपर के ऑफिशियल्स का ऑर्डर नहीं मानता और हमेशा अपने हिसाब से काम करता है। इसी वजह से डच बॉय का कंट्रोल उसके छोटे भाई मैक्स लॉसन को दे दिया जाता है और जेक को प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। उसके बाद कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है। अफगानिस्तान के एक राजस्थानी इलाके में अचानक एक अजीब और खतरनाक घटना हो जाती है। पूरे राजस्थान के बीच एक गांव पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो चुका होता है। जितने भी लोग होते हैं सब बर्फ बन चुके होते हैं और गांव के सारे लोग मर चुके होते हैं। इस घटना के बाद सोल्जर्स वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचते हैं और पूरा एरिया देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूएसए के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो उस जगह के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी उनका एक स्टाफ बोलता है कि यूएन के सैटेलाइट्स की वजह से पूरा गांव बर्फ में बदल गया है। प्रेसिडेंट पूछते हैं, क्या ये हमारी वजह से हुआ? क्या सैटेलाइट में प्रॉब्लम है? तब उनका दूसरा स्टाफ बोलता है कि अगर सैटेलाइट में प्रॉब्लम है तो कुछ दिन के लिए सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैक्स बोलता है कि गांव में 300 लोग मर चुके हैं और आप लोग यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना हो। तब प्रेसिडेंट पूछते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मैक्स बोलता है कि हमें एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट ग्रुप की जरूरत है जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। प्रेसिडेंट फिर मैक्स से पूछते हैं, क्या तुम ऐसे आदमी को ढूंढ सकते हो? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डच बॉय स्पेस स्टेशन के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। वहां एक इंडियन साइंटिस्ट के साथ अचानक एक हादसा हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो जेक को स्पेस स्टेशन जाने के लिए मनाना आया होता है। वहां जेक की बेटी भी होती है। जैसे ही जेक बाहर आता है, दोनों भाइयों के बीच थोड़ी बात होती है। तभी मैक्स बोलता है, डच बॉय में कुछ गड़बड़ है। ये सुनते ही जेक रुक जाता है। फिर मैक्स उसे पूरी बात समझाने लगता है और आखिर में जेक मान जाता है। उसके बाद हांगकांग में दिखाया जाता है कि अचानक जमीन के नीचे से एक डेंजरस फायर टोर्नेडो निकलने लगता है, जो देखते ही देखते पूरे एरिया को तबाह कर देता है। सड़कें फटने लगती हैं, गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती हैं और बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। हर तरफ लोग भागने लगते हैं और पूरा हांगकांग केओस में बदल जाता है। उसके बाद हमें जेक को दिखाया जाता है, जो नासा के रॉकेट से डच बॉय स्पेस स्टेशन में जाता है। जैसे ही जेक स्टेशन के अंदर पहुंचता है, यूस रिसीव करने के लिए स्टेशन का कैप्टन आता है, जो वहां का हेड साइंटिस्ट होता है और सारे फैसले वही लेता है। लेकिन जेक उसकी बात ज्यादा नहीं मानता और आते ही बोलने लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है। उसके बाद जेक अपनी टीम से मिलता है, जिसमें अदीसा, ड्रेकन और हर्नांडेज होते हैं। शुरू में वो लोग जेक का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जेक बोलता है, मैं जेक लॉसन हूँ, ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेक बहुत मशहूर साइंटिस्ट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जहां चेंग नाम का एक आदमी उसे फोन करता है। चेंग बताता है कि सैटेलाइट्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया जा रहा और शायद किसी ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है और अपने हिसाब से यूज कर रहा है। वो बोलता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर या नॉर्मल खराबी नहीं है। तभी वो जियो स्टॉर्म के बारे में बताता है, जिसमें हवा, पानी, बिजली और दुनिया के सारे डिजास्टर्स एक साथ होने लगते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरी धरती खत्म हो सकती है। उसके बाद दुनिया भर में एक के बाद एक नए तूफान और डिजास्टर्स आने लगते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक्स को दिखाया जाता है। वहां उसकी एक स्टाफ आकर उसे बताती है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स ब्लॉक हो चुके हैं और उनका एक्सेस किसी और के पास चला गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेक को स्पेस स्टेशन में दिखाया जाता है। तभी व्हाइट हाउस से उसके पास कॉल आता है और जेक कॉल रिसीव करता है। कॉल पर मैक्स होता है। मैक्स बोलता है, तुम जो भी करोगे उसकी रिपोर्ट मुझे देना। ये सुनकर जेक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुमसे परमिशन नहीं लूंगा, मुझे मेरा काम पता है। फिर जेक बोलता है कि हांगकांग में जो हुआ वो कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड साजिश थी। वो बताता है कि वो सैटेलाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया। तब जेक बोलता है कि उन्हें उस डैमेज सैटेलाइट को स्टेशन में लाना पड़ेगा ताकि उसे चेक किया जा सके। उसके बाद वो लोग सैटेलाइट को रोबोट आर्म की मदद से स्टेशन के अंदर लाने लगते हैं, लेकिन अचानक रोबोटिक आर्म आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सब लोग मुश्किल से बच पाते हैं। उसके बाद वो लोग सैटेलाइट को रिपेयर सेक्शन में ले जाते हैं। जेक उस सैटेलाइट से डेटा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सारा डेटा पहले ही डिलीट किया जा चुका होता है। लेकिन तभी हर्नांडेज बोलता है कि सारा डेटा खत्म नहीं हुआ है, एक ड्राइव अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद वो एक वीडियो दिखाता है। जब इंडियन साइंटिस्ट मारा था तब उसका एक डेटा ड्राइव सैटेलाइट के बाहर एक पैनल में जाकर अटक गया था। ये देखकर जेक और स्पेस स्टेशन का कैप्टन दोनों स्पेस सूट पहनकर उस ड्राइव को लाने के लिए बाहर जाते हैं। किसी तरह उन्हें वो ड्राइव मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगते हैं तभी जेक का प्रेशर ट्यूब लीक हो जाता है, जिसकी वजह से जेक बहुत स्पीड से स्पेस में दूर जाने लगता है। इस दौरान स्टेशन को भी बहुत डैमेज होता है, काफी ग्लास टूट, लेकिन किसी तरह जेक एक रस्सी को पकड़ लेता है और बच जाता है। उसके बाद दोनों वापस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। तब जेक सबके सामने बोलता है, हमें ड्राइव नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर बाद जेक चुपके से कैप्टन साइंटिस्ट को बताता है कि ड्राइव उसके पास है और उसने उसे छुपा लिया है। जेक बोलता है कि स्टेशन में ही कोई गद्दार है जिसने अभी अभी उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके बाद जेक और कैप्टन साइंटिस्ट मिलकर उस ड्राइव को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास डेटा नहीं मिलता। तब जेक बोलता है कि इंडियन साइंटिस्ट को जानबूझकर मारा गया था और हांगकांग में जो हुआ था वो भी इसी स्टेशन से किसी ने किया था। वो लोग बहुत ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो चेंग का इंतजार कर रहा होता है। चेंग उससे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने वाला होता है। थोड़ी देर बाद चेंग वहां आ भी जाता है और मैक्स उसे लेने के लिए सड़क क्रॉस करता है, लेकिन तभी एक आदमी चेंग को पीछे से धक्का दे देता है और चेंग सीधा गाड़ी के नीचे आ जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैक्स और जेक वीडियो कॉल पर बात करते हैं। जेक बोलता है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। उसके बाद दोनों पुरानी बातें याद करने लगते हैं। जेक बोलता है कि जब वो बचपन में मछली पकड़ने गए थे तब उन्होंने 1 घंटे में सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक्स उस लड़की के पास दिखाई देता है जो उसके साथ काम करती है। मैक्स उससे एक वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर वो लड़की बोलती है, ये तो एक नॉर्मल वीडियो है, लेकिन मैक्स बोलता है, ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये कोड वर्ड है। फिर मैक्स उसे समझाता है कि इस कोड को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जेक का एक सीक्रेट मैसेज आता है, सरकार में कोई तो गद्दार है, किसी पर भी भरोसा मत करो। ये सुनकर मैक्स बहुत शॉक हो जाता है। उसके बाद वो लोग ज़्यूस प्रोजेक्ट नाम की एक सीक्रेट फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फाइल बहुत ज्यादा सिक्योर होती है और उसे सिर्फ प्रेसिडेंट के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता है। उसमें डबल सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन होता है क्योंकि वो व्हाइट हाउस से रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब किसकी मदद ली जाए। तभी मैक्स को याद आता है कि उसकी फियांसे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी है। उसके बाद मैक्स उसके पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर वो उससे प्रेसिडेंट के ऑफिस से डेटा निकालने में मदद करने को बोलता है। पहले वो मना कर देती है और बोलती है, तुम मुझे देशद्रोह करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी धरती को बचाने के लिए जरूरी है। यह सुनकर मैक्स बोलता है, ठीक है, मैं किसी तरह प्रेसिडेंट से किल कोड ले आऊंगा। अब कहानी हमें प्रेसिडेंट की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में ले जाती है जहां बहुत सारे ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं। इसी दौरान मैक्स अपनी फियांसे को बोलता है कि उसे किसी तरह प्रेसिडेंट का किल कोड चुराना होगा। पहले वो थोड़ा डर जाती है लेकिन बाद में मान जाती है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में अनाउंसमेंट होता है कि डच बॉय का कंट्रोल अब यूएस गवर्नमेंट से
नासा के अंडर शिफ्ट किया जाएगा। उधर डच बॉय स्टेशन में जेक और उसकी टीम को अचानक एक डेंजरस वार्निंग मिलती है। उनके मेन सिस्टम में प्रॉब्लम आने से शुरू हो जाती है और वो लोग टोक्यो वाले सैटेलाइट का कंट्रोल खो देते हैं। और फिर टोक्यो में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और पूरे सिटी में तबाही मच जाती है। उसी वक्त ब्राजील में भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। समुंदर धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है और पूरा एरिया बर्फ में बदलने लगता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि समुंदर के पास मौजूद लोग भी पल भर में बर्फ बन जाते हैं। तभी डच बॉय स्टेशन में एक और वार्निंग आती है, जियो स्टॉर्म अलर्ट। वार्निंग के हिसाब से 1 घंटे के अंदर पूरा स्टेशन तबाह होने वाला होता है। अब हमें मैक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में दिखाया जाता है, जहां उसके सामने दुनिया भर की तबाही की न्यूज चल रही होती है। इसी बीच एक टकला आदमी मैक्स को साइड में बुलाता है और पूछता है, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? तब मैक्स बोलता है, ठीक है, अब मैं आपको सब सच बता देता हूँ। उधर डच बॉय स्टेशन में जाके सभी साइंटिस्ट को इमरजेंसी रॉकेट में बैठकर निकलने को बोलता है, क्योंकि स्टेशन कुछ ही देर में एक्सप्लोड होने वाला होता है। लेकिन तभी पता चलता है कि ड्रैकन ही असली गद्दार था, जिसने सिस्टम में वायरस इंस्टॉल किया था। इसी दौरान गलती से एक ग्लास टूट जाता है और हवा का प्रेशर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ड्रैकन स्पेस में खींच लिया जाता है। अब कहानी फिर मैक्स की तरफ आती है। मैक्स और वो तकला आदमी एक रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही मैक्स दरवाजा खोलने लगता है, तभी वो तकला आदमी उस पर गोली चला देता है। लेकिन मैक्स को पहले ही शक हो चुका होता है, इसलिए वो बच जाता है। किसी तरह मैक्स कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाता है और अपनी फियांसे को बताता है कि वही तकला आदमी असली मास्टरमाइंड है और वही डच बॉय को वेपन की तरह यूज कर रहा है। इसके बाद मैक्स और उसकी फियांसे प्रेसिडेंट को वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। तभी उसकी फियांसे चुपके से हवा में फायर कर देती है, जिससे पूरे एरिया में पैनिक मच जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो लोग प्रेसिडेंट को भीड़ में से निकालकर एक गाड़ी में बिठा देते हैं। उधर डच बॉय स्टेशन में सभी साइंटिस्ट रॉकेट में बैठकर निकलने लगते हैं, लेकिन जैक बोलता है, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे ही किल कोड एक्टिवेट करके सैटेलाइट्स को रीबूट करना होगा और ये काम सिर्फ मैनुअली ही हो सकता है। इसी बीच इंडिया में डेंजरस टॉर्नेडोज और स्टॉर्म्स तबाही मचा रहे होते हैं। इसी दौरान वो तखला आदमी मैक्स और प्रेसिडेंट को मारने के लिए मिसाइल लॉन्च कर देता है। मिसाइल उनकी गाड़ी को हिट भी कर देती है और उसे लगता है कि सब मर चुके हैं। लेकिन तभी मैक्स की फियांसे अचानक उसके पीछे आ जाती है और उस पर गन तान देती है। उसके बाद सिक्योरिटी उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन डेंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। दुबई में जायंट सुनामी आ जाती है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट फाइनली जेक को किल कोड दे देता है। प्रेसिडेंट बोलता है, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर मैक्स इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भाई शायद कुछ ही देर में मरने वाली है। जाके जल्दी से किल कोड एक्टिवेट करता है और डच बॉय सिस्टम को शट डाउन करके रीबूट कर देता है। जैसे ही सिस्टम रीबूट होता है, वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है और धीरे धीरे दुनिया भर के सारे डिजास्टर्स रुकने लगते हैं। लेकिन डच बॉय स्टेशन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। इसी वजह से जेक इमरजेंसी कैप्सूल में बैठकर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है और फिर मूवी में 6 मंथ्स लेटर दिखाया जाता है। अब जेक और मैक्स के बीच सब कुछ ठीक हो चुका होता है और दोनों भाइयों का रिलेशनशिप पहले से काफी अच्छा हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है।